हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे यशपाल समिति। आप जो है आपने कल पढ़ा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके अंतर्गत आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ा था और आपने पढ़ा था आज हम लोग पढ़ेंगे यशपाल समिति। यशपाल समिति जो है इसको कहते हैं शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। यह समिति कब आई? 1992-93 में। यशपाल समिति का गठन क्यों किया गया? क्योंकि उस समय जो है स्कूली छात्रों के बोझ को कम करते हुए अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु, किसमें? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु यशपाल समिति का गठन किया गया। प्रोफेसर यशपाल कौन थे? प्रोफेसर यशपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे और ये एक सलाहकार समिति बनाई गई सरकार के द्वारा। एक सलाहकार समिति का गठन किया गया मार्च 1992 में। इस समिति में कुल सदस्य कितने थे? 8 थे और इस समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यशपाल समिति कहा जाता है। फिर से आप लोग समझिए, शिक्षा में गुणवत्ता की कमी हो रही थी। दिन प्रतिदिन शिक्षा में गुणवत्ता की कमी होती जा रही थी और बच्चों पर यानी छोटे बच्चों पर बस्ते का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक सलाहकार समिति का सरकार के द्वारा गठन किया गया और इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने प्रोफेसर यशपाल, जिन्होंने अपने सुझाव दिए। इनसे कहा गया कि आप इन विषयों पर आप विचार विमर्श कीजिए और इनके संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए। किसके संदर्भ में? नंबर 1, शिक्षा का गिरता स्तर, अर्थात कि उस समय शिक्षा का स्तर बहुत अधिक गिर रहा था, गुणवत्ता की कमी दिन प्रतिदिन हो रही थी। तो शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, इसके संदर्भ में यशपाल समिति को अपने विचार प्रस्तुत करने थे, उसके सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने थे। दूसरा था वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर विचार, यानी जो परीक्षा प्रणाली उस समय चल रही थी उसमें क्या सुधार किया जाए, इसके लिए उसको अपने सुझाव प्रस्तुत करने थे। बस्ते के बोझ को कम करना, यहाँ पे बस्ते के बोझ से क्या मतलब है? बोझ से मतलब है कि छात्रों को पढ़ने जल्दी तथा ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की अपेक्षा मानसिक बोझ को क्या कहा गया? शिक्षा का बोझ कहा गया। यानी कि बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जा रहा था कि जिससे बच्चा क्या हो जा रहा था? दब जा रहा था। उसकी जो प्रतिभाएं थी सारी दब जा रही थी और उसका बहुमुखी विकास नहीं हो पा रहा था। फिर पाठ्यक्रम प्रवेश मापदंड तथा विभिन्न स्तरों की उपलब्धियों के पहलुओं की जांच करना। समिति से कहा गया कि आप जो है पाठ्यक्रम के संदर्भ में, प्रवेश मापदंड के संबंध में और विभिन्न स्तरों की उपलब्धियों के संदर्भ में आप अपनी जांच कीजिए और अब उसके संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। तो ये जो विषय रखे गए, इन विषय को दृष्टिगत रखते हुए जो सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, उन्होंने इन विषयों को ध्यान में रखते हुए इन अपने सुझाव प्रस्तुत किए। प्रोफेसर यशपाल ने कहा कि बालकों पर शिक्षा जो दी जा रही है उसके अंतर्गत बच्चों में गुणात्मक वृद्धि इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उनको रटने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उनको क्रिया विधि द्वारा या खेल विधि द्वारा सिखाया नहीं जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि विद्यालय ऐसे बनाया जाए, विद्यालय परिसर में जो शिक्षक हों वो पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय के अंदर ही रखें। बच्चा आए विद्यालय, अपनी पुस्तकें ले, पढ़ाई करे और पढ़ाई करने के बाद पुस्तकें वहीं पे रखकर घर वापस चला जाए। इससे क्या होगा? बच्चे का जो प्रेशर रहता है, जो एक मानसिक बोझ रहता है, जो मानसिक बोझ बना रहता है कि अभी जाके होमवर्क करना है, अभी इसको याद करना,
तो ये मानसिक बोझ कम होगा, जिससे बालक का बहुमुखी विकास होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सुझाव की। तो यशपाल समिति ने जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, उन्होंने अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया सरकार को, वो कब प्रस्तुत किया? 15 जुलाई 1993 में। कब प्रस्तुत किया? 15 जुलाई 1993। इसलिए 1992-93 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1992-93, यानी 1992 में इस समिति का गठन हुआ और 93 में उन्होंने अपने जो संस्तुतियां थी वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? 15 जुलाई को। कब की? 15 जुलाई सन 1993 को श्री अर्जुन सिंह जो मंत्री थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, उनके समक्ष, भारत सरकार के समक्ष सौंपा और उन्होंने अपने ये सारे सुझाव दिए कि इन चीज़ों को शिक्षा के संदर्भ में इनमें सुधार किया जाना चाहिए, जिससे बालक में गुणवत्ता में वृद्धि हो सके और उसका मानसिक बोझ जो है, जो उसका पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, बालक में गुणात्मकता की वृद्धि नहीं हो पा रही है, वो गुणात्मकता की वृद्धि हो सके। तो इसके लिए सबसे पहला सुझाव उन्होंने रखा कि विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात, छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना का हो? 1:40 का हो, यानी 40 छात्रों पे एक शिक्षक नियुक्त किया जाए। हर विद्यालय में 40 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त हो। दूसरा इन्होंने कहा कि छात्रों को किसी प्रकार का, छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का गृह कार्य न दिया जाए। तीसरा इन्होंने कहा कि सेवारत अध्यापकों का शिक्षक प्रशिक्षण समय समय पर होता रहे, जैसे शिक्षा में नवाचार शामिल किया जा सके, नई शिक्षण विधियां शामिल की जा सके। इन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो रटने पर रोक करती हो, यानी बच्चे को किसी प्रकार का मानसिक दबाव न डाला जाए, किसी भी प्रकार का उसको रटने के लिए जो है उसके ऊपर दबाव न डाला जाए। रटने पर रोक लगाने के लिए इन्होंने पूरी संस्तुति दी है कि शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण विधियां ऐसी शामिल की जाएं जो रटने का समर्थन न करती हो, यानी पूरी तरीके से इन्होंने रटने को मना किया है। फिर इन्होंने बताया कि जो पाठ्य पुस्तकें हों, उन पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय एवं बोलचाल की भाषा तथा वहाँ के मुहावरों को अधिक से अधिक शामिल किया जाए। फिर उन्होंने बताया कि जो नर्सरी स्कूल्स हैं, इन स्कूलों में जो प्रवेश के समय साक्षात्कार होता है, इस साक्षात्कार को पूर्णतः बंद किया जाए। किसी भी प्रकार का साक्षात्कार बच्चों से न लिया जाए जब वो स्कूल में प्रवेश करने के लिए जाएं। फिर बताया इन्होंने कि पाठ्य पुस्तक विद्यालय में ही रखी जाए, विद्यालय में ऐसी व्यवस्था की जाए, शिक्षक को उसके बारे में बताया जाए, शिक्षक का ये कर्तव्य हो, दायित्व हो कि वो बच्चों की पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय में ही रखाए और जब अगले दिन बच्चा आए तो उसकी पाठ्य पुस्तकों को उसको वितरित करें। इतनी पर्याप्त पुस्तकें विद्यालय में रखी जाए जिससे बालकों को विद्यालय में पहुंचने के पश्चात उनको पुस्तकें दी जा सकें। फिर प्राइवेट स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो चल रहे हैं, शिक्षण कार्य करा रहे हैं, ऐसे स्कूलों के मापदंड के मान्यता के लिए जो मापदंड होते हैं उनका कड़ाई से पालन कराया जाए। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का मानक नहीं फॉलो करते हैं और उनको मान्यता दे दी जाए, बल्कि उनको मान्यता देने के समय देखा जाए कि उनके यहाँ पे पूरी सुख सुविधाएं हैं कि नहीं। जो भी मापदंड है वो सारे मापदंडों का कड़ाई से पालन कराया जाए। फिर सामूहिक गतिविधियों का जोर दिया जाए, अर्थात विद्यालय में समय बच्चों में सहयोग
भावना उत्पन्न करने के लिए बच्चों को हमेशा समूह में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए जाए, जिससे उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव उत्पन्न हो, इस तरीके की भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो। फिर है नवाचार। इन्होंने बताया कि शिक्षा में नवाचार को शामिल किया जाए। समय समय पर जो नवीन परिवर्तन हो रहा है उसको शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शामिल समय समय पर किया जाए और इसके लिए शिक्षकों को समय समय पर क्या किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। फिर बताया ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाए। ये शिक्षा समितियां क्या करें, अपने स्तर के जो ग्राम विद्यालय हैं उनका ये समय समय पर निरीक्षण करती रहें कि जो विद्यालय में कार्य हो रहा है, जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो बालकों द्वारा उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 100 बच्चों का नामांकन हो गया है, 50 बच्चों का या 100 बच्चों का नामांकन है, लेकिन स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं, सिर्फ 10 बच्चे जाते हैं या 5 बच्चे जाते हैं, 15 बच्चे जाते हैं और सारे बच्चे अपने घर पे बैठ के ही सिर्फ घर पे रहते हैं। और क्या होता है, इस तरीके से नामांकन तो पूरे बच्चों का होता है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं तो आपके 1/4 बच्चे ही शिक्षा पूर्ण करके बाहर निकलते हैं, जिससे अव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक स्तर की सबसे बड़ी समस्या है, इसको दूर किया जाए। फिर उन्होंने बताया स्वास्थ्य और सफाई का महत्व बताया जाए। सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में या सफाई के बारे में बच्चों को किताबी ज्ञान ना दिया जाए, बल्कि सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में उसके महत्व को बताया जाए और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए जाए। बच्चों के अंदर ये जागरूकता उत्पन्न की जाए कि सफाई के क्या क्या फायदे हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे रह सकता है, किस प्रकार से हम अपने वातावरण को साफ रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम कराया जाए और बालकों को उसके महत्व के बारे में और अभिभावकों को भी उसके महत्व के बारे में बताया जाए। फिर इन्होंने कहा कि विज्ञान विषय को सिर्फ सैद्धांतिक रूप में ना पढ़ाया जाए, बल्कि विज्ञान करके सीखो, यानी प्रयोग के द्वारा बताया जाए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें जो विज्ञान की किताब होती है उस पर लिखा रहता है आओ करके सीखे, यानी जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको प्रयोग के द्वारा बालक करके सीखे। फिर इन्होंने कहा कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को इतिहास विषय के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाए, स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानियां हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में पूर्णतः प्रकाश डाला जाए, जिससे बालक अपने महापुरुषों के बारे में, अपने स्वतंत्रता देश की स्वतंत्रता के इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी ग्रहण कर सके और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके, अपने महापुरुषों के प्रति एक सम्मान की भावना उत्पन्न हो सके। तो ये तो रहा आपका यशपाल समिति, जिसका नाम है शिक्षा बिना बोझ के। उन्होंने बताया कि बच्चे के वजन से ज़्यादा, बच्चे के शरीर के वजन से ज़्यादा उसके बस्ते का बोझ होता है और उस बस्ते के बोझ के कारण बच्चा क्या होता है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं संकुचित हो जाता है, उसका पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। इसलिए इन्होंने कहा एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। किसी भी प्रकार का बच्चे पे कोई भी बर्डन या किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। और सामान्यतः छोटे बच्चों पे काहे का दबाव रहता है, सबसे ज़्यादा दबाव रहता है गृह कार्य का, सबसे ज़्यादा दबाव रहता है किताब का, कापियों का, सबसे ज़्यादा दबाव रहता है शिक्षक के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा समय समय पर उनको उनके आयु स्तर से अधिक जानकारी देना और अधिक से अधिक उनको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए प्रोत्साहित करना
क्या होता है, छोटा सा बच्चा है उसको और बहुत ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और मेरे बच्चे को आ जाए, और मेरे बच्चे को आ जाए, तो इससे क्या होता है, बच्चे का कहीं ना कहीं मानसिक विकास अवरुद्ध होने लग जाता है, और क्या हो जाता है, बच्चे का मानसिक विकास पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है, और बच्चे का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। सिर्फ विद्यालय का कार्य सिर्फ बालक का मानसिक विकास करना ही नहीं होता है, विद्यालय का कार्य क्या होता है, बालक का मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक समस्त विकास यानी बहुमुखी विकास करना। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को बिना बोझ के ग्रहण करे, बिना किसी दबाव के ग्रहण करे, न कि किसी बोझ के द्वारा ग्रहण करे। तो ये तो रहा यशपाल समिति। अब एक बार फिर समझ लीजिए, सरकार के द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस सलाहकार समिति का गठन 1992 में हुआ, और इस सलाहकार समिति में 8 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इनकी अध्यक्षता में ये एक समिति बनाई गई, और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन, जो अपने सुझाव, अपनी संस्तुतियाँ जो सरकार को प्रस्तुत की, वो की 15 जुलाई 1993 में। कब की? 15 जुलाई 1993 में, जिसमें इन्होंने मुख्यतः 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दबाव मतलब जोर डाला। एक तो बताया इन्होंने कि शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 का होना चाहिए, यानी एक शिक्षक पर 40 छात्र होने चाहिए, 40 छात्रों पे एक शिक्षक होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि रटने पर बिल्कुल भी जोर न दिया जाए, ऐसी शिक्षण विधियों को अपनाया जाए जो रटने को प्रोत्साहित ना करती हों। अगला इन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार का गृह कार्य न दिया जाए, बच्चों की पुस्तकें विद्यालय में ही रख ली जाएं। साथ ही इन्होंने बताया कि जो पाठ्य पुस्तकें हों उनमें वहाँ के स्थानीय भाषाओं को और वहाँ मुहावराओं को उचित स्थान दिया जाए। फिर जो नर्सरी स्कूल में बच्चे प्रवेश लेते हैं, वो प्रवेश जो है साक्षात्कार जो होता है, इसको रोका जाए, इसको बंद किया जाए। इस तरीके से इन्होंने अपने सारे सुझाव दिए। ये रहा यशपाल समिति, शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपकी समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।